नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सिवान नगर के जेडे इस्लामिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर सेमिनार का आयोजन रविवार को किया गया, जिसमें बिहार विधान परिषद के निवेदन समिति के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे, पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रास बिहारी सिंह, विधान पार्षद वीरेंद्र यादव, महाविद्यालय के सचिव जफर अहमद गनी, प्राचार्य प्रोफेसर जावेद इकबाल, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर नाहिदा खातून आदि ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर अशोक प्रियमवत ने तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर जितेंद्र वर्मा ने किया। सिवान से राजेश पांडे की रिपोर्ट। होने जा रहा है बड़े स्तर पर, इसलिए विभिन्न राज्यों ने अपने अपने राय दिए हैं और यद्यपि सजेशंस का दौर समाप्त हो चुका है। जब 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री ने घोषित कर दिया इफेक्टिवनेस ऑफ द पॉलिसी, तो उसके पूर्व लाखों सजेशन आए थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे राज्यों को, शिक्षण संस्थाओं को, अध्यापकों को, विद्वतजनों को कुछ न कुछ शंका उत्पन्न है, क्योंकि एक ऐसी नीति है जो बहुत ही व्यापक है और बहुत बड़े स्तर पर तैयार की गई है, जो स्वाभाविक है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि जो पॉलिसी आई है वो फिर उसमें परिवर्तन नहीं आ सकते हैं और आवश्यकता अनुसार, डिमांड के अनुसार उसको सामंजस्य स्थापित नहीं किया सकता। इसलिए एक अच्छी पहल है, कॉलेज आदि में इस पर विचार विमर्श हो और जो भी डिस्कशन हो, विद्वतजनों के विचार हों, उसे राज्य और केंद्र सरकार को भेजे जाएं। इससे एक नई पहल और इस नई नीति के प्रति लोगों में जागृति भी आएगी। सर, मिडिएवल इंडिया को हटाया जा रहा है कोर्स से। किसको हटाया जा रहा है? मिडिएवल इंडिया, खास करके आपको मुगल पीरियड। आप पॉलिसी में देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो पॉलिसी में मिडिएवल इंडिया को हटाने का कहीं नहीं है। आप एजुकेशन पॉलिसी पूरा जो 60 पृष्ठ का है फाइनल डॉक्यूमेंट्स, उसमें कहीं नहीं है। ये अब जो इतिहास के सिलेबस फ्रेम कर रहे हैं वो लोग अगर कर रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। इतिहास, भारत का इतिहास बिना मिडिएवल इंडिया का हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम नहीं समझते कोई इतना खतरनाक काम कर सकता है कि मिडिएवल इंडिया के इतिहास को, कुछ पात्र को लोग हराने के विषय में सोच सकते हैं, पर द मिडिएवल हिस्ट्री को समाप्त कर देना ये भारत के इतिहास को पूर्ण करेगा ही नहीं। तो ये भी कहा जाता है कि एक खास नज़रिया को जो है आगे बढ़ाने के लिए ये एजुकेशन सिस्टम नहीं, देखिए वो तो अपने अपने विचार हैं, इसलिए इस पर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे और मैं कुछ अपनी बातों को रखूँगा। लेकिन आप खुद पढ़ें, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इस पॉलिसी को देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि इसमें क्या खास नज़रिया है जहां आप उसको पिकअप कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। आप खुद देखिए उसको। लेकिन जो आपने सिलेबस का, वो सिलेबस तो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ को बनाना है। ये नेशनल लेवल के सिलेबस बनाने की कहीं कोई चर्चा इस पॉलिसी में ना है और मेरे हिसाब से ना तो भारत सरकार के अभी इस प्रकार की कोई डिसीजन भी हुई है। सर, नई शिक्षा नीति समग्र रूप से विश्व स्तर पर जो भारतीय शिक्षा की जितनी जो मूलभूत आवश्यकता है या मूलभूत जो उसमें गुणवत्ता है, क्या उसको कम्पीट करने में सफल होगी? देखिए, कोई भी नीति और कोई भी कार्य अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, लेकिन इतना मान लीजिए एक अच्छा बड़े स्तर पर हम अभी अपने विचारों में रखेंगे। भाई प्रयास प्रारंभ हुआ है, अब जब ये लागू होने लगेगा तब इसकी खामियां, कमजोरियां भी दिखाई देंगी, क्योंकि कोई देश जब ग्लोबल कंपटीशन में नहीं जाएगा आज के एज में, तो वो उसकी शिक्षा नीति बेकार है। इसलिए एक ऐसी शिक्षा नीति चाहिए देश को जो विश्व के उभरते युवाओं की प्रतिस्पर्धा में भारतीय युवाओं को केंद्रीय स्थान दिला सके। क्या इस तरह की शिक्षा नीति आज के दौर में अपरिहार्य है? नहीं, बिल्कुल नए शिक्षा नीति की अनिवार्यता है और उसी को ध्यान में रख के लाया गया, क्योंकि पुरानी शिक्षा नीति अभी वर्ल्ड कंपटीशन में भारत को कहीं नहीं ले जा रहा था। आप खुद देख लीजिए, भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, लेकिन कितने साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला, कितने साइंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्डेड हुए। तो हम तो यही करते हैं, हर विश्वविद्यालयों को साइंटिस्ट बनाने का सिर्फ कारखाना बना के रख दिया। वो साइंटिस्ट जो दुनिया में छाप छोड़ सके उसका अनुपात नहीं के बराबर है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। साइंटिस्ट की आप बात कर रहे हैं तो हमारी सरकार भी तो मदद नहीं करती है। देखा जाता है कि साइंटिस्ट कोई चीज़ आविष्कार कर रहे हैं लेकिन उसको सहायता नहीं मिल रही जो मिलना चाहिए। नहीं, देखिए, ये प्रशासनिक स्तर पर दूसरी चीज़ें हैं। सरकार की नीति इसमें साफ है कि
वैज्ञानिक प्रतिभा का निखार करना। लेकिन अगर प्रशासनिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिपेंसीज है। कहीं ना कहीं इस पॉलिसी से वो नहीं गाइड हो रहा है। पॉलिसी का आता है वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कोई विश्वविद्यालय अगर वैज्ञानिक मानसिकता के लोगों को पूरा सपोर्ट, मैं खुद कुलपति के रूप में देख चुका हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, किसी मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे बहुत यंग एक अच्छे ITN प्रोफेसर फिजिक्स में आए, आते ही उसको 25-30 लाख का एक प्रोजेक्ट मिल गया। अब जो सीनियर है, हेड है, उसको लैब नहीं स्थापित करने दे रहा है। डिफरेंट अड़चन, क्योंकि अब उसको लग रहा है ये यंग लड़का हमसे ऊपर भाग रहा है। तो ये मानसिकता बदलना, इसमें ना सरकार आ रही है किसी स्तर पे, ना विश्वविद्यालय प्रशासन आ रहा है। एक ही इशू है, दूसरा हो सकता है कहीं सरकार भी आए विश्व। तो ये पॉलिसी नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन की कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है जी सर, बताया जाए आज से ये हो गया ना, ये लग गया है ना। देखिए अभी माननीय रासबिहारी बाबू ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही है, उस संबंध में सारी बातें कही। आशंकाएं अभी भी इस नीति के विरोध में हैं, और पहली आशंका ये है कि यह प्रतिबद्धता व्यक्त कहीं नहीं की गई है कि इसके लिए जितना भी धन लगेगा वो धन भारत सरकार देगी या राज्य सरकारों के मत्थे पड़ेगा। अगर भारत सरकार धन मुहैया कराती है तब तो इस नीति के कार्यान्वयन में सफलता की उम्मीदें की जा सकती हैं। अगर राज्य सरकारों पर ये छोड़ा जाता है तब ये माना जाएगा कि भारत सरकार की प्रतिबद्धता इस नीति के प्रति उस तरह की नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जो स्ट्रक्चर बदलने की बात हो रही है, स्कूल एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर बदल रहा है 5-3-3-4, इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात इतनी है कि प्राइमरी एजुकेशन जोड़ा जा रहा है। तो बदलाव के लिए बदलाव अगर नीति चाहेगी, करेगी और उसके अनुसार काम होगा तो सफलता में संदेह रहेगा। तीसरी बात मैं करूँ, हायर एजुकेशन में ये कहा गया है कि सारे संबद्ध कॉलेजों को ख़त्म कर दिया जाए। राज्य में अगर बिहार ही के रेफरेंस को लिया जाए तो 250 संबद्ध कॉलेज हैं। अगर 250 संबद्ध कॉलेज को ख़त्म कर दीजिए तो GR जो 13% बिहार का है, जो 30% ले जाने की प्रतिबद्धता सरकार व्यक्त कर रही है, ये मुश्किल हो जाएगा। और एक जो ऑटोनॉमी देने की बात कही जा रही है कि सारे कॉलेजों को और विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता दी जाएगी, तो कहीं एक प्रश्न उठता है कि इसके सहारे कहीं UGC के द्वारा या उस तरह की कोई नियामक संस्था के द्वारा जो अनुदान दिए जा रहे हैं, कहीं वो भी ख़त्म करके और विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को कहा जाए कि आप स्वयं अपना खर्चा निकालिए। तो कहीं न कहीं जो इसकी समीक्षा करने वाले लोग हैं वो कई प्रकार की आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इससे निजीकरण बहुत और तीव्र गति से बढ़ेगा, क्योंकि किसी देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति वहाँ की राजनीति और अर्थनीति के पीछे पीछे चलती है। तो सही है कि आज की दुनिया ग्लोबल हो रही है। ग्लोबल दुनिया के लिए परिवर्तन आवश्यक है। 90 से उदारीकरण का दौर शुरू है तो परिवर्तन देश को दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आज जो पूंजी घरानों को बढ़ावा देने की बातें चल रही है, कहीं न कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसका भी प्रभाव पड़ेगा और ये तब बेहतर स्थितियाँ इस देश के लिए नहीं।